नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीसरा विश्व युद्ध कराने वाले हैं। एक तरफ ट्रंप नए साल के लिए रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि वो इस साल दुनिया में शांति लाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की नींव वो खुद रख चुके हैं। पहले तो उन्होंने वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से उठवा लिया। इसके बाद अमेरिका ने रशिया के एक शिप पर कब्जा कर लिया। यह शिप वेनेजुएला से रशिया जा रहा था। इसके अलावा ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। ईरान को भी धमकी दे रहे हैं कि वहां के प्रदर्शनकारियों को बचाने अमेरिका आएगा। साथ ही वो अमेरिका का रक्षा बजट भी बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए आज इस बात का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप दुनिया में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं या दुनिया को युद्ध में धकेलने में जुटे हैं। इसके बाद आपको दिल्ली दंगे के आरोपियों के स्वागत की तस्वीरें दिखाएंगे। जब ये आरोपी जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए तो इनका जबरदस्त स्वागत किया गया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस तुर्कमान गेट हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी कर रही है। इसे लेकर सवाल यह है कि जब ये आरोपी जेल से बाहर आएंगे तो क्या इनका भी स्वागत ऐसे ही किया जाएगा। आज आपको तुर्कमान गेट हिंसा के नए वीडियोस भी दिखाएंगे और इसके बाद पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के बाद हुआ राजनीतिक ड्रामा दिखाएंगे। जिस वक्त ईडी आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर छापेमारी कर रही थी, तब ममता बनर्जी वहां पहुंच गई और वहां से एक हरी फाइल लेकर निकली। आज आपको वहां का पूरा हंगामा दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ममता बनर्जी को छापेमारी के बीच क्यों आना पड़ा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि नए साल के मौके पर जब पत्रकारों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछा था कि साल 2026 के लिए उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था पीस ऑन अर्थ, यानी दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। पहले ये सुनिए। Peace on earth. Peace on earth. इससे पहले भी हमने कई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को टूटते हुए देखा है, लेकिन ये वाला दुनिया को बहुत भारी पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि साल 2026 में उनका लक्ष्य दुनिया में शांति स्थापित करना होगा, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक नए युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और इस युद्ध का फीता खुद राष्ट्रपति ट्रंप काटने वाले हैं। चर्चा हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को फिर से एक नए युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। क्या साल 2026 दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक साबित होने जा रहा है, क्योंकि नए साल पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें डराने वाली हैं। ट्रंप ने सबसे पहले तो अपने पड़ोसी देश वेनेजुएला पर हमला किया, उसके राष्ट्रपति को उठाकर ले आए। कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का सीधे सीधे अपहरण कर लिया। खुद भी किडनैप वर्ड यूज करने से उन्हें परहेज नहीं है। उन्हें अमेरिका लेकर आने के बाद यह बताने की कोशिश की कि ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि यह सवाल तो है ही कि वो अब सीधे चीन को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि चीन का वेनेजुएला में काफी निवेश है। कल ही अमेरिका ने रशिया के एक जहाज पर कब्जा कर लिया। अब देखिए आप एक के बाद एक उनके कदम क्या क्या है। रशिया के एक जहाज पर कब्जा कर लिया, दावा किया कि यह जहाज तेल लेकर वेनेजुएला से रूस जा रहा था, लेकिन अमेरिका के सैनिकों ने इस पर कब्जा कर लिया। अब पुतिन भड़क गए हैं। दुनिया इस इंतजार में है कि रशिया ट्रंप को कैसे जवाब देगा। उधर ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड कब्जाने को लेकर धमकियां दे रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका और नेटो के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप लगातार ईरान को भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया तो अमेरिका बचाने के लिए आएगा, और सबसे अहम, अमेरिका अपनी सेना का रक्षा बजट धीरे से, चुपके से, एक तरफ शांति चाहिए, पीस इन द वर्ल्ड, एक तरफ नोबेल भी चाहिए था, और दूसरी तरफ रक्षा बजट $1 ट्रिलियन से $1.5 ट्रिलियन करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि इतना बड़ा इजाफा क्यों डिफेंस बजट में? क्या ट्रंप जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि अटलांटिक सागर में अमेरिका ने ऐसा क्या किया
कि विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया, ये सिर्फ कोरा दावा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये मुलाकात पिछले साल अगस्त के महीने में अलास्का में हुई थी। दोनों नेता रशिया और यूक्रेन की जंग सुलझाने के लिए मिले थे, लेकिन इस मुलाकात का कोई असर ही नहीं पड़ा और अब लगता है कि नए साल में ट्रंप खुद एक नई जंग की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने शीत युद्ध देखा, कोल्ड वॉर देखा। रशिया और अमेरिका के बीच दुनिया तब दो खेमों में बटी हुई थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका दुनिया का सुपर बॉस बन गया। रशिया और अमेरिका ऐतिहासिक तौर पर एक दूसरे के दुश्मन हो गए, लेकिन यह दुश्मनी इस हद तक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा होगा। आपको ये तस्वीरें बिल्कुल फिल्मी लग रही होंगी। समंदर में एक जहाज तैर रहा है और उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे पहले सैनिक उतरते हैं, फिर जहाज को कब्जे में ले लेते हैं। ये समंदर में अमेरिकी दादागिरी की तस्वीर है। जो जहाज नजर आ रहा है वो पनामा का सुपर टैंकर एम सोफिया है और हेलीकॉप्टर से जो जवान उतरते दिख रहे हैं वो अमेरिकी कोस्ट गार्ड है। एम सोफिया तेल टैंकर जनवरी के पहले हफ्ते वेनेजुएला से तेल लेकर निकला था। सूत्रों के मुताबिक ये टैंकर चीन जा रहा था, लेकिन जिस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। 24 घंटे के भीतर कल समंदर में अमेरिका की ये दूसरी कार्रवाई थी, जिसमें वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे टैंकर पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कब्जा किया। इससे पहले रशिया वाले झंडा जिस पर लगा था रशिया का, रूस के झंडे वाले टैंकर मैरिनेरा पर अमेरिका ने कब्जा किया था। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को, अगर आप देखें तो अटलांटिक में, और वो भी नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया। अब रशिया ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और अन्य नौसैनिक जहाज भेजे, लेकिन वे इसे बचाने में असफल रहे। अमेरिकी नौसेना इस जहाज पर 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय से नजर बनाए हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज वेनेजुएला से तेल लेने जा रहा था ताकि उसे चीन या दूसरे देशों को पहुंचाया जा सके। जब अमेरिकी तटरक्षक बल ने रूसी टैंकर पर कब्जा किया, तब उस जहाज के आसपास कोई, अगर आप देखिए, मतलब अब ये तो प्रमाण भी इसका सामने आ रहा है, तस्वीरें आ रही हैं, उस जहाज के आसपास कोई अन्य रूसी जहाज मौजूद नहीं था। अमेरिका ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा है, पहले इसका नाम बेला 1 था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाल दिया था। दिसंबर 2025 में ये वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की। उस समय जहाज के क्रू मेंबर्स की होशियारी से यह जहाज बच गया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के पास इस जहाज को जब्त करने का वारंट था। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि यह जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था और ईरानी तेल ढो रहा था। तब यह जहाज गयाना के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था, लेकिन इसके बाद इस जहाज का नाम बदला गया और बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया था। इसके बाद इस पर रूसी झंडा लगाकर इस देश की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि यह जहाज इसके बाद वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी ब्लॉकेड लगा हुआ था और इसके डर से इसने रास्ता बदला और अटलांटिक की तरफ मुड़ गया। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश इस जहाज की निगरानी कर रहे थे। हवाई और समुद्री निगरानी के जरिए इसके हर कदम पर नजर रखी गई थी। अमेरिकी जहाज USCGC मुनरो ने इसका पीछा किया और पीछा करते हुए इसे पकड़ा। हम ऑपरेशन में, ब्रिटेन ने इस ऑपरेशन में अमेरिका का पूरा साथ दिया। रशिया ने इस कार्रवाई की तीखी निंदा की है। जाहिर तौर पर यह तो बिल्कुल भड़काने वाली बात है। अमेरिका पूरी तरह से इस वक्त दादागिरी पर उतरा हुआ है। वो समंदर में भी ये दिखाना चाहता है कि असली बॉस वही है और उसी से पूछकर सब होना चाहिए। इस घटना पर रशिया के परिवहन मंत्रालय की तरफ से बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1982 के समंदर के कानून पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ऊंचे समंदर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सिद्धांत काम करता है और किसी भी देश के पास ऐसे जहाज के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है जो दूसरे देश में रजिस्टर्ड हो। रशिया इस खुले समंदर में अमेरिका की समुद्री डकैती इसे बता रहा है। रशिया ने अमेरिकी एक्शन की निंदा का बयान तो जारी कर दिया, लेकिन अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि रशिया इसके बदले में क्या कर सकता है। अब सवाल क्या है?
सवाल यह है कि क्या पुतिन अब चुप बैठेंगे या फिर कोई रिएक्शन देंगे, क्योंकि पुतिन की किसी भी कड़ी प्रतिक्रिया का मतलब है तनाव बढ़ेगा, तनाव ज्यादा बढ़ेगा, फिर ट्रंप भी चुप नहीं बैठेंगे। और यही वजह है कि यह मामला कहां जाकर रुकेगा। दुनिया की निगाहें इस बात पर है कि क्या व्लादिमीर पुतिन कोई बड़ी प्रतिक्रिया देंगे, क्या पुतिन भी किसी समंदर में अमेरिका के किसी शिप पर कब्जा करेंगे, या फिर रशिया इस जहाज को छुड़ाने के लिए अटलांटिक में अपनी फौज भेजेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। कुल मिलाकर दुनिया में जो बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका जरूर है। ऐसा ही एक और तनाव ग्रीनलैंड को लेकर भी खड़ा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है, वो लगातार ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कहते हैं, और जब भी उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का जिक्र किया तब इसे मजाक समझा गया। लेकिन अब साफ है कि ट्रंप मजाक नहीं कर रहे। ट्रंप सरकार और सरकार की ताकत के दम पर या कीमत देकर ग्रीनलैंड हासिल करने पर अड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है जो नेटो का हिस्सा भी है। यहां पर डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सांसदों को दी गई एक ब्रीफिंग में यह साफ कहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। आपने सही सुना। हालिया चेतावनियों का मकसद डेनमार्क पर दबाव बनाना है ताकि वो ग्रीनलैंड बेचने की बातचीत के लिए तैयार हो जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं कर रहा है। इससे पहले भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी बता चुके हैं। सबसे पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सुनिए, फिर हम आपको आगे का विश्लेषण दिखाएंगे। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge, so we're making him, Marco, today, a special envoy to Greenland. Greenland's a big deal. Yeah. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्दे के पीछे दी गई ब्रीफिंग में रूबियो ने अमेरिकी सांसदों को बताया कि हालिया बयानों का यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि अमेरिका हमले का संकेत दे रहा है। विदेश मंत्री रूबियो ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो गंभीर ही होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन दोनों अमेरिकी अखबारों ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्रंप प्रशासन का मकसद ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदना है, और इसीलिए अमेरिका डेनमार्क पर दबाव बनाकर उनसे ग्रीनलैंड बेचने के लिए मजबूर करना चाहता है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2019 में ट्रंप ने ग्रीनलैंड हासिल करने का आइडिया सामने रखा था। शुरुआत में डेनमार्क ने ट्रंप की चित्त परिचित, जो उनका अंदाज है, शैली और छवि के मुताबिक किसी मजाकिया बात की तरह से खारिज कर दिया। मगर वक्त के साथ साफ हो गया कि ट्रंप मजाक नहीं कर रहे। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बार बार इनकार करने के बावजूद वो अपनी मांग दोहराते रहे। मौजूदा कार्यकाल में ट्रंप की ख्वाहिश बस चाहत जताने तक सीमित नहीं रही है। ट्रंप प्रशासन चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहा है कि ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अहम है, और उन्हें वो चाहिए। जबकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड कहते रहे कि वो बिकाऊ नहीं है। ट्रंप की हालिया चेतावनियों के बाद यूरोप के 7 लीडर ग्रीनलैंड के साथ एकजुटता जता चुके हैं। यूरोप खुलकर कह रहा है ग्रीनलैंड के लोगों का है और भौगोलिक अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। यूरोपीय लीडर्स ने एक साझा बयान जारी किया जिसमें लिखा था ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने का हक केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड का ही है। इस संयुक्त बयान पर डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन के नेताओं के दस्तखत हैं। इन नेताओं ने संप्रभुता, भौगोलिक अखंडता, सीमाओं की यथास्थिति को लेकर यूएन चार्टर में दर्ज सिद्धांतों के पालन की अहमियत पर जोर दिया। ट्रंप की इन चाहतों ने नेटो के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए। नेटो यानी कि यूरोप के देशों को रूस से बचाने वाला सैन्य संगठन, जिसमें अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका है,
अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा सदस्य देश है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दशकों में नेटो ने यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त रहने में सबसे बड़ी मदद दी। हमले की स्थिति में साझा सुरक्षा की गारंटी, आक्रमण और सीधी लड़ाई की आशंका को टालने का सबसे प्रमुख जरिया बना। मगर अब नेटो के ही देश डेनमार्क को गठबंधन के अगुवा अमेरिका से खतरा नजर आ रहा है। यूरोपीय नेता ध्यान दिला रहे हैं कि ग्रीनलैंड समेत डेनमार्क नेटो का हिस्सा है और अमेरिका सहित सभी नेटो सदस्यों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। मतलब जिस नेटो का सबसे बड़ा देश अमेरिका है, उसी नेटो के, क्योंकि नेटो में आप क्या करते हैं, एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी देते हैं, उसी नेटो के एक देश को सीधे सीधे खरीदने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और बाकी देश याद दिला रहे हैं कि अरे आप नेटो में हैं और ये भी देश नेटो का है, सुरक्षा की गारंटी आपने दी है, उसी को आप बर्बाद कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं। आशंका मजबूत होती जा रही है लेकिन कि कहीं अमेरिका डेनमार्क पर हमला तो नहीं कर देगा। खुद डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इस आशंका के बाबत बयान दिया। उन्होंने चेताया कि किसी अन्य नेटो देश पर अमेरिका का हमला पश्चिमी देशों के सुरक्षा गठबंधन का अंत माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम नेटो के देशों को धमका रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, इसमें कहा है कि अगर वो नहीं होते तो पूरे यूक्रेन पर रशिया का कब्जा हो चुका होता। कह रहे हैं कि उन्होंने अकेले अपने दम पर दुनिया में 8 युद्ध रुकवाए और नेटो का सदस्य नॉर्वे इसके बावजूद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देता है। आगे कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ना हो तो रशिया और चाइना को नेटो का कोई डर ही नहीं होगा और ये भी कह रहे हैं कि मुझे तो ये डर है कि अगर नेटो की अमेरिका को कभी भी जरूरत पड़ी तो शायद ही हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन हम नेटो के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, वो रहे ना रहे। तो अब ट्रंप की वजह से नेटो का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। अब संक्षेप में ये भी जरा से समझ लीजिए। ग्रीनलैंड एक विशाल, अगर आप देखिए तो आर्कटिक द्वीप है, आपने भी देखा होगा हमेशा, बहुत खूबसूरत जगह है। ग्रीनलैंड एक विशाल आर्कटिक द्वीप है जो डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है और अमेरिका के उत्तर पूर्व में करीब 3200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्रीनलैंड रेयर अर्थ मिनरल्स में समृद्ध इलाका है। रेयर अर्थ मिनरल्स यानी जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, सैन्य साजो सामान बनाने के लिहाज से काफी अहम है और कहते हैं कि अब पूरी दुनिया में अगर वो एक चीज जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है, कुछ है किसी देश के लिए, तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स है। वर्तमान में चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन में अमेरिका से बहुत आगे है और यही बात बार टीसती है अमेरिका को। इसके अलावा ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान रखता है। यहां से आर्कटिक सर्कल तक पहुंच मिलती है जिसका महत्व तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि आने वाले वर्षों में ध्रुवीय बर्फ पिघलने से समुद्री मार्ग खुलने की उम्मीद है। बस अब दुनिया को यह देखना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए उसे खरीदते हैं या फिर अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और यह भी बात याद रखिए कि एक तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो ग्रीनलैंड में है उस पर नजर है और दूसरा ये डेनमार्क से इस बात की खींच भी है कि नोबेल नहीं दिया। ट्रंप उधर नेटो, डेनमार्क और ग्रीनलैंड को धमका रहे हैं और दूसरी तरफ अपने पुराने दुश्मन ईरान को भी धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान में आर्थिक संकट को देशव्यापी प्रदर्शन उसको लेकर चल रहा है और ये प्रदर्शन पिछले महीने से चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों में सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन, इतना गुस्सा नहीं दिखा। लोग आर्थिक बदहाली, सरकारी कुप्रबंधन, पश्चिमी प्रतिबंध, राजनीतिक व सामाजिक आजादी पर पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। लगातार पुलिस वालों पर हमले भी हो रहे हैं और ईरान की सरकार भी प्रदर्शनकारियों पर हमले कर रही है। लेकिन अब ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर ईरानी सुरक्षा बल उन्हें मारते हैं तो अमेरिका उनके साथ खड़ा हो जाएगा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कैसे सीधे अब ईरान को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मारा तो फिर हम देखेंगे। लेकिन सवाल है कि ट्रंप क्या करेंगे? क्या ये ईरान पर अमेरिका फिर से हमला करेगा? वैसे ट्रंप की इन धमकियों का ईरान के विदेश मंत्री ने भी जवाब दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया कि ईरान अमेरिका या इजराइल से कोई युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर फिर से हमला हुआ तो हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं।
ये इशारा पिछले साल की तरफ है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने 22 जून 2025 को नतान्स, फोर्डो और इस्फहान में ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान ने फोर्डो, नतान्स और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था, जिसने नाम दिया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसके तहत ईरानी परमाणु ठिकानों पर रिकॉर्ड तोड़ B-20 हमले में 14 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे। 14, जिसके बाद पेंटागन के अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उन्होंने नष्ट कर दिया। इससे पहले ईरान और इजराइल के बीच भी लगातार युद्ध चलता रहा। 13 जून से लेकर 24 जून तक पिछले साल दोनों के बीच युद्ध हुआ। अमेरिका के इस हमले के बाद फिर सीज फायर का ऐलान हुआ, तो अब फिर से ये संकेत मिल रहे हैं कि क्या इजराइल और अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमले का प्लान तो नहीं बना रहे। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने ईरान के वरिष्ठ पत्रकार हैसामुद्दीन मुहाजिरी से बात की है, ताकि ये समझा जा सके कि ट्रंप के हमले की धमकी के बाद ईरान में किस तरह का माहौल। लेकिन हम आते हैं इस मुद्दे पे जो कि फॉरेन इंटरवेंशन वाला मुद्दा है। जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट आता है और वो बड़े धमकाने वाले लहजे के अंदर कहते हैं, वी आर लोडेड एंड रेडी टू गो। यदि ईरान ने अपने लोगों के प्रोटेस्ट को वायलेंटली क्रश करने की कोशिश की तो हम इंटरवीन करेंगे, हम उन्हें बचाने आएंगे। इसको किस तरीके से देखा जा रहा है और क्या ईरान में आप ये मानते हैं कि एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है फॉरेन इंटरवेंशन के लिए? क्या मिलिट्री एक्शन एक बार फिर हो सकता है ईरान के अंदर? क्योंकि कुछ महीने पहले हमने देखा कि धमकी दी गई और उसको बाजाब्ता करके दिखाया भी गया ईरान के अंदर, न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स के खिलाफ एक्शन करके। हम देखते हैं कि इसके बीच में जैसे कि आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं या उनके बयानात हैं या नेतन्याहू के जो बयानात हैं, ये बैनुल अक़वामी इंटरफेरेंस हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा या के यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक ये इक़दामात बिल्कुल गैर कानूनी है। These deeds are illegal deeds which have been done by Donald Trump, interfering in internal जो अंदरूनी जो ईरान के मसाइल है उस पे मुदाखलत, ये बहुत गलत है। तो सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? वो दुनिया के हर कोने में तनाव क्यों पैदा कर रहे हैं? हर जगह भिड़ क्यों रहे? क्या ट्रंप दुनिया पर कोई नया युद्ध थोपना चाहते हैं? उनकी मंशा पर दुनिया शक कर रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का मिलिट्री बजट बढ़ा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का मिलिट्री बजट $1.5 ट्रिलियन होना चाहिए, जो अभी लगभग $901 बिलियन है। 901 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। यानी ट्रंप अमेरिका के मिलिट्री बजट में लगभग 50% की बढ़ोतरी चाहते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप ये बजट किस लिए बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि अमेरिका के इतिहास में मिलिट्री बजट में आखिरी बार इतनी बढ़ोतरी कोरियन युद्ध के समय हुई थी। 1951 में कोरियन वॉर के समय अमेरिका के रक्षा विभाग ने अपना बजट 50% बढ़ाया था। बाद में 1981-82 में रोनाल्ड रीगन के समय भी अमेरिका का रक्षा बजट 20 से लेकर 25% बढ़ा दिया गया था। हालांकि इसके बाद तो अमेरिका के दुनिया के कई देशों में हमले हुए, किए, बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस भी किए, चाहे वो इराक वॉर हो या फिर अफगानिस्तान युद्ध। लेकिन अब तो अमेरिका सीधे तौर पर किसी युद्ध में नहीं उलझा हुआ है। फिर भी ट्रंप अमेरिका का रक्षा बजट अगर 50% के आसपास बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों? ट्रंप का पूरा खेल अब दुनिया को समझ में आ रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ जो स्ट्राइक की, वो उसका तेल कब्जाने की स्ट्रैटेजी है। अब ये बातें साफ हो रही हैं। और याद कीजिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कराने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अब अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई। 21वीं सदी में ऐसा कहां होता है कि किसी देश की संप्रभुता की परवाह किए बगैर उस पर कब्जा करने कोई चला जाए, कहे कि देश अब हम चलाएंगे, उसके राष्ट्रपति को उठाकर अपने देश ले आए। हालांकि इसके बाद ट्रंप ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके विदेश मंत्री का यह बयान जरूर आया कि अमेरिका वेनेजुएला को नहीं चलाएगा। ट्रंप ने उसी दिन से यह भी कहा था कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में जाकर तेल निकालेंगी और अरबों डॉलर्स कमाएंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नया दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल हाई क्वालिटी कच्चा तेल देगी। इस तेल को अमेरिका बाजार के दरों पर बेचेगा और फिर उससे जो पैसा आएगा उसे वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित के लिए लगाया जाएगा। उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को इस योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए
तेल को स्टोरेज जहाजों के जरिए सीधे अमेरिका के बंदरगाहों तक लाया जाएगा। यानी ट्रंप की सीधी नजर वेनेजुएला के तेल पर टिकी है और इसी तेल के लिए उसने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के खराब हो चुके तेल ढांचे को ठीक कराने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। इससे वेनेजुएला को दोबारा तेल उत्पादन में कमाई शुरू करने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का भंडार है। ओपेक के अनुसार वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा 48.17 लाख करोड़ लीटर तेल उपलब्ध है। सऊदी अरब, जिसको हम लोग तेल उत्पादन के लिए जानते हैं, वो सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है और फासला भी अच्छा खासा है। 42.44 लाख करोड़ लीटर है सऊदी अरब के। ईरान तीसरे नंबर पर आता है 33.22 लाख करोड़ लीटर के साथ। चौथे नंबर पर इराक लगभग 23 लाख करोड़ है और पांचवें नंबर पर यूएई, जिसके पास लगभग 18 लाख करोड़ है तेल उपलब्ध है। असल में वेनेजुएला के पास तेल तो है, लेकिन वो दुनिया को उस हिसाब से तेल बेच नहीं पाता और जो समृद्धि आप इन अरब देशों में देखेंगे वो आपको वेनेजुएला में दिखाई नहीं देती है। जैसे हमने आपको बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है, सऊदी अरब से भी ज्यादा, लेकिन दुनिया को तेल सप्लाई करने वाले टॉप 10 देशों की लिस्ट में वेनेजुएला का नाम ही नहीं है। वो 16वें नंबर पर है, टॉप 10 में भी नहीं है। सबसे ज्यादा तेल उसके पास है लेकिन 16वें नंबर पर है तेल सप्लाई में या तेल बेचने में। 2024 में सबसे ज्यादा तेल का निर्यात सऊदी अरब ने किया, करीब 60 लाख बैरल प्रतिदिन। इसके बाद रशिया आता है 45 लाख बैरल प्रतिदिन, फिर अमेरिका जिसने 41 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल निर्यात किया और वेनेजुएला ने दुनिया को 2024 में सिर्फ 6.5 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से निर्यात किया। सोचिए, अब यही वजह है कि उसकी ऐसी बदहाली है। ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला कम से अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा तेल दुनिया को बेचे और उससे जो पैसा आए उसे अमेरिका कमाए। ट्रंप इस वजह से भी परेशान है कि वेनेजुएला के इस तेल पर चीन की भी नजर है और चीन बिजनेस के जरिए तेल कब्जाना चाहता है। अमेरिका की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से चीनी निवेशकों ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर में 2.1 अरब अमेरिकी डॉलर्स का निवेश कर दिया है। अब वेनेजुएला पर अमेरिका के प्रतिबंधों से पहले चीन की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने सबसे ज्यादा निवेश किया हुआ था, लेकिन 2019 के बाद से सीएनपीसी ने वेनेजुएला से तेल उठाना बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद वेनेजुएला का तेल दूसरी कंपनियों के माध्यम से चीन पहुंचता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो काम कर रहे हैं जिससे दूसरे देशों को तकलीफ हो रही है? इसका एक उदाहरण है, ट्रंप ने रशिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दी है। जानते हैं, इसके मुताबिक रशिया से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 500% का टैरिफ भी लगा सकता है। रशिया से तेल खरीदने वाले देश यानी कि भारत, चाइना, ब्राजील, ये तमाम देश। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने संसद में बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था और इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। मकसद उन देशों पर दबाव बनाना जो यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रशिया को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। मतलब साफ है कि जो देश भी रशिया के साथ बैकडोर लेकर होकर कारोबार करेगा वो अमेरिकी कार्रवाई की जद में आ सकता है। एक तरह से दबाव है, डराना है। इस एक्ट के तहत रशिया के ऊर्जा, बैंकिंग, डिफेंस सेक्टर्स को निशाना बनाया गया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत के लिए और ज्यादा मुश्किलें होंगी। ट्रंप ने पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसके कम करवाने की भारत की पूरी कोशिश हुई। अमेरिका ने दुनिया के दूसरे देशों पर भी ऐसे टैरिफ लगाया। ट्रंप का दावा है कि इस टैरिफ से अमेरिका की 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की कमाई होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है और इसके लिए इमिग्रेशन एजेंट लोगों के दस्तावेजों की जांच करे। इसी दौरान मिनियापोलिस में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने अमेरिका में बवाल मचा दिया। दस्तावेजों की जांच करने वाले एजेंट्स ने अमेरिका की ही एक महिला पर गोली चला दी और इस महिला की मौत हो गई। अमेरिका में अवैध प्रवासियों की जांच करने वाले आईसीई एजेंट्स ने
एक महिला को गोली मार दी, जिसकी तत्काल मौत हो गई। ये जांच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त नीति की वजह से हो रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि इमिग्रेशन एजेंट ने बिना झिझके एक महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बड़ी बात यह है कि 37 साल की ये महिला, जिसका नाम रेनी निकोल है, वो अमेरिका की ही नागरिक है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस ने इस कार्रवाई को सही ठहराया और इस घटना के लिए इस महिला को ही जिम्मेदार बताया। उनके इस बयान से शहर में और ज्यादा तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने भी कहा कि ये महिला अधिकारियों के काम में बाधा डाल रही थी और उसने आईसीई अधिकारी को कुचल दिया था। उसने उकसाने का काम किया। गोली चलाने वाले एजेंट्स का कहना है कि ये घटना आत्मरक्षा में हुई क्योंकि महिला ने कार आगे बढ़ा दी थी, जबकि लोगों का कहना है कि ये गैर जरूरी फायरिंग थी। वो महिला निहत्थी थी। इस घटना के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। अभी वहां माहौल तनावपूर्ण है। अगली खबर, अब देश में पत्थरबाजी के उन्मादी मॉडल का विश्लेषण करेंगे, जिसमें कभी पूरा शहर दंगे की आग में झुलस जाता है तो कभी आम लोगों से लेकर पुलिस वालों तक उसकी हिंसा का शिकार होता है। पहला मामला दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों का है, जिसके कुछ आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और जब वो कोर्ट के आदेश पर जेल से बाहर आए, उनका इस तरह से स्वागत किया गया जैसे ये दंगे के आरोपी नहीं बल्कि क्रांतिकारी निकले और कोई किसी जंग से वापस लौटा। दूसरा मामला दिल्ली के ताजा बवाल और पत्थरबाजी का है। इससे जुड़े कई नए वीडियोस मिल रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि पत्थरबाजी जानबूझकर बिना किसी उकसावे के की गई। पुलिस मस्जिद से काफी दूर थी। अब जब दिल्ली पुलिस इन आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है तो सवाल उठता है कि कानूनी कार्रवाई के बाद जब ये आरोपी जमानत पर बाहर आएंगे, क्या तब उनका भी ऐसे ही स्वागत किया जाएगा? सबसे पहले दिल्ली दंगे के आरोपियों के जोरदार स्वागत की ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली के जिस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई, उनके परिवारों के जख्मों पर किस तरह नमक छिड़का गया, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली दंगे के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन 5 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी, जिसमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। इनमें से 4 आरोपी गुलफिशा, मीरान, शिफा और सलीम 7 जनवरी की रात को तिहाड़ जेल से बाहर आए। 5वें आरोपी के बेल बॉन्ड वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब दिल्ली दंगों के ये आरोपी जेल से बाहर आ रहे थे तो उनके स्वागत में ऐसा माहौल तैयार किया गया था जैसे वो देश के लिए कोई मेडल लेकर लौटे, जबकि ये वो लोग हैं जिन पर दिल्ली में दंगा भड़काने जैसे गंभीर आरोप है और इन दंगों में 53 लोगों की जान जा चुकी है। इन आरोपियों के स्वागत में जेल के बाहर खड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। परिवार के सदस्यों और वकीलों के अलावा बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ थी। हमारा सवाल ना परिवार के लोगों से है ना वकीलों से है, सवाल यह है जो उनके हितैषी और समर्थक बनकर जेल के बाहर मौजूद थे, किस बात के लिए समर्थन कर रहे हैं, किस बात के लिए इन्हें फूलों का हार पहना रहे थे, किस बात के लिए इन्हें गले लगा रहे थे? क्या इन्होंने देश के लिए कोई बड़ा काम किया है? क्या इन्होंने समाज के लिए कोई योगदान दिया है? ये वो लोग हैं जिन पर दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप है, इतने गंभीर आरोप कि सालों तक कोर्ट में इनकी जमानत भी अभी तक नहीं दी थी। अब जाकर जमानत मिली है, लेकिन अभी भी केस चल रहा है और अब जब जमानत मिली है तो कोर्ट ने इन पर कड़ी शर्तें भी लगाई हैं।
ताकि ये कानूनी प्रक्रिया को बाधित ना कर सके, जबकि ये लोग इन्हें फूल का हार पहना रहे हैं, गले लगा रहे हैं। अभी तो केस चलना है पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत देते हुए कहा था कि ये दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, इन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, वो किसी गवाह से संपर्क नहीं कर सकते, ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते जो कानून व्यवस्था के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ तो जमानत रद्द। सोचिए, कोर्ट ने इतनी शर्तें लगा दी हैं जमानत देने के लिए। अभी केस चल रहा है, आरोप गंभीर है, ये इनके हीरो है। इस जमानत का मतलब बरी होना नहीं है, ये सभी दिल्ली दंगे के आज भी आरोपी हैं, इन पर मुकदमा चल रहा है। क्या ये स्वागत दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले 53 लोगों के परिवारों को चढ़ाने वाला नहीं है? क्या ये फूलों का हार उन लोगों का अपमान नहीं जिनके घर दिल्ली दंगे में जल गए? आईबी अफसर अंकित शर्मा, जिनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक दिया गया था, वो सब भूल गए? क्या ये गंभीर अपराध के आरोपियों का महिमा मंडन नहीं है? ऐसे लोगों का नायक की तरह स्वागत करने में समाज में क्या संदेश जाएगा? क्या इस स्वागत सत्कार से ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया और आगे लोग ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे? जब अपराध और हिंसा को सही ठहराया जाएगा। और अब सवाल दिल्ली की हालिया हिंसा को लेकर है, जिसमें पुलिस 30 आरोपियों की पहचान कर चुकी है। अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या अब आरोपियों को ऐसे स्वागत होगा तो ऐसे पत्थरबाज इससे अच्छा काम नहीं समझेंगे? इन्हें भी तो ये लगेगा कि जब ये भी जेल से लौटेंगे तो इनका भी बड़ा स्वागत होगा, बाहर आकर कहेंगे स्वागत नहीं करोगे हमारा। आखिर समाज में किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? दिल्ली पुलिस तुर्कमान गेट हिंसा मामले में मिले करीब 450 वीडियो से जो पत्थरबाज है उनका पहचान कर रही है। ये वीडियो उपद्रव पत्थरबाजी से जुड़े हैं। इस पत्थरबाजी में लेकर लोगों के अलावा बाहरी लोग भी शामिल हैं और ऐसी आशंका है वीडियो में पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे कई लोग तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले नहीं हैं। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। कई आरोपी अपना घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। अब आपको तुर्कमान हिंसा का नया वीडियो दिखाते हैं। ये तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद चौक का सीसीटीवी फुटेज है। मोहम्मद दीन इलाही मार्ग का है। ये वीडियो उस समय का है जब पुलिस पथराव करने वालों को खदेड़ रही थी। उसी वक्त कुछ पत्थरबाज दूसरी तरफ जाकर पुलिस बल पर पथराव करने लगे। इन पत्थरबाजों ने अपना चेहरा मास्क लगाकर छिपा रखा था और अब पुलिस वाले इन्हें पकड़ने के लिए पहुंचे तो ये पत्थरबाज भागने लगे। पुलिस को अब तक की जांच में 10 से ज्यादा लोग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी जिनकी जानकारी मिली है, जिन पर अफवाह फैलाने का आरोप है, जिन्होंने ये नहीं लिखा कि फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास जो इलीगल अवैध निर्माण है उसको ढाने जा रहा है, उन्होंने सीधे मस्जिद को ढाने की बात और ये खबर अफवाह फैलाई। इन्होंने 4 से 5 व्हाट्सएप ग्रुप में भी भड़काऊ मैसेजेस भेजे थे। इस बीच पत्थरबाजी का एक और वीडियो मिला है। इस वीडियो में उपद्रवी पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। इस वीडियो को एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया गया था। एक नया वीडियो सामने आया है जो पुलिस के बॉडी कैम से रिकॉर्ड हुआ है। ये वीडियो साबित करने के लिए काफी है कि यह हिंसा जानबूझकर भड़काई गई, जबकि पुलिस मस्जिद तक पहुंची ही नहीं थी। इस फुटेज से ही पता चल रहा है कि पुलिस टीम मस्जिद से बहुत दूर थी। पुलिस की तैनाती केवल दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद के आसपास के उस अतिक्रमणग्रस्त क्षेत्र तक ही सीमित थी जिसे हाईकोर्ट ने कार्रवाई के लिए चिन्हित किया था। लेकिन उपद्रवियों ने झूठी अफवाह फैलाई, पत्थरबाजी की, हिंसा को उकसाया। फैज़े इलाही मस्जिद के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के अतिक्रमण पर एक्शन की बारी है। हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कानून के शासन में किसी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया है कि वो अगले 2 महीने में जामा मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके का एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करे, पता लगाए कहां कहां अवैध निर्माण है, कहां कहां अवैध अतिक्रमण हुआ है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर सर्वे में कोई भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण पाया जाता है
कानून अपना काम करेगा। प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही में दायर की गई याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के आसपास तमाम जो अतिक्रमण हो रखा है उसको लेकर के एमसीडी अपनी स्टेटस रिपोर्ट 2 महीने के अंदर जो है वो पेश करे। जामा मस्जिद दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद में से एक है और उसको अगर आप देखेंगे तो उसके आसपास के तमाम नज़ारों की अगर तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से अतिक्रमण काफी ज्यादा हुआ हुआ है। याचिका में जिस तरीके से हाई कोर्ट में लगाया है कि जामा मस्जिद के तमाम गेट्स के आसपास अतिक्रमण काफी ज्यादा हो रखा है। इसके साथ साथ एमसीडी के जो पार्क है उन पर भी अवैध रूप से पार्किंग जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ कई सारी दुकानें, कई सारे मेडिकल सेंटर्स जो है वो खोल दिए गए हैं। ये याचिका आसपास के तमाम रहने वाले 4 लोगों की तरफ से जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है वो दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एमसीडी को कहा है कि वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट 2 महीने के अंदर जो है वो पेश करे। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। आज पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को लेकर जबरदस्त हंगामा और ड्रामा देखने को मिला। ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर छापेमारी की। ये संस्था टीएमसी के लिए काम करती है। ईडी की छापेमारी के दौरान खुद ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवास पहुंच गई और वहां से एक हरी फाइल लेकर निकली। ममता ने आरोप लगाया कि ईडी उनकी पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारी की सूची जब्त करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हंगामा हुआ। कोलकाता में ईडी की छापेमारी ने राजनीतिक विवाद बढ़ा दिया। एक तरफ ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया तो ईडी ने जांच में बाधा डालने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया और इस छापेमारी के खिलाफ आईपैक हाई कोर्ट भी पहुंच गई। ईडी के मुताबिक ये छापेमारी कोयला तस्करी मामले और फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा थी। आरोप है कि इसे मिले अवैध धन का एक हिस्सा आईपैक को भेजा गया। ये छापेमारी हंगामे में तब बदली जब खुद ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच गई और जब वो उनके आवास से बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी राजनीतिक इशारे पर उनकी पार्टी की गुप्त रणनीति और उम्मीदवारों की सूची जब्त करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उन्हें खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ममता बनर्जी के साथ मौजूद थे। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? इस छापेमारी के विरोध में ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाल में धरने और प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो देश की सुरक्षा करने के बजाय विपक्षी पार्टियों की फाइलें चुरा रहे हैं। ममता के आरोपों पर ईडी ने प्रतिक्रिया देते हुए उन पर जांच में बाधा डालने और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने छापेमारी की जगह पर घुसकर महत्वपूर्ण सबूत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जबरन छीन लिए। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। आज सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रे डॉग्स के मामले को लेकर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आम लोगों की सुरक्षा के साथ पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि ये कोई नहीं जानता कि कुत्ते का मूड कब काटने का हो जाए। आवारा डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे। वो बच्चों और बड़ों को काट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। कोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, खेल परिसर, बस डिपो, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों को कुत्तों से मुक्त रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अस्पताल के वार्ड और मरीजों के पास कितने कुत्तों को घूमने की अनुमति दी जानी चाहिए। अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बेंच ने कहा कि कुत्ते इंसान के डर को सूंघ सकते हैं।
कोई इंसान कुत्तों से डरता है तो वो इसे भांपकर हमला कर सकते हैं। कोई नहीं जान सकता कि कुत्ते का मूड कब काटने का हो जाए। कोर्ट ने स्थानीय निकाय और राज्य सरकारों को एनिमल बर्थ कंट्रोल को सही से लागू ना कर पाने पर फटकार भी लगाई और कहा कि टीकाकरण और नसबंदी जरूरी है। कोर्ट ने इस मामले में अंतिम आदेश तो नहीं दिया, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि लोगों की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से चौंकाने वाला और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पाकिस्तानी महिला अपनी पहचान छिपाकर पिछले 34 वर्षों से सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। इसे लेकर हाल में एक एफआईआर दर्ज की गई। इस पाकिस्तानी महिला का नाम फरजाना उर्फ माहिरा अख्तर है। इसने साल 1979 में एक पाकिस्तानी नागरिक सिबगत अली से निकाह किया और पाकिस्तान चली गई। साथ ही पाकिस्तान की नागरिकता भी ले ली, लेकिन कुछ साल बाद अपने पति से तलाक होने पर 2 बेटियों के साथ रामपुर आ गई और उसने पाकिस्तानी नागरिकता की बात छुपा कर रखी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 1992 में शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी हासिल कर ली। ये महिला कई दशकों से बच्चों को पढ़ा रही है। हाल ही में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को इस महिला की नागरिकता पर शक हुआ और जांच में इसकी पोल खुल गई। मामला सामने आने के बाद इस महिला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बेटी भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर टीचर बन गई। आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। नमस्कार। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज